नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। यानी हमने उससे पहली वाली वीडियो में कवर किया था किसान आंदोलन को। आज हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। सबसे पहले इस जनजातीय आंदोलन को शुरू करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि जनजातीय का क्या मतलब है। आपने जब आप संविधान पढ़ते हैं तब भी इस शब्द का यूज होता है बार बार, कि अगर आप समाज में रहते हैं तब भी इस शब्द का यूज होता है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। सबसे पहले तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आपको फ़र्क महसूस होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो आपको पता करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको पता होगा। आप इस लेवल पर अगर आप पढ़ाई करके घर से निकल कर के पढ़ने लगे हैं तो मुझे लगता है कि आपने जनजातीय का मतलब समझ लिया होगा। तब भी मैं बता देता हूँ, जनजातीय का मतलब होता है कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो विकास से डरता है। अब विकास दुबे वाला, यूपी वाला विकास दुबे नहीं है, आप डेवलपमेंट से डरता है। अब डेवलपमेंट का क्या मतलब है? उसे कतई अच्छा नहीं लगता कि उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करे। उसे कतई अच्छा नहीं लगता, यानी इस वाले वर्ग को, जनजातीय वर्ग को यह कतई अच्छा नहीं लगता कि उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करे। यानी ये वर्ग, धीमे धीमे अभी सभी समझ में आ जाएगा। जनजातीय जो वर्ग है वो कहाँ रहता है? वो या तो जंगलों में रहता है या पहाड़ों पे रहता है। जंगलों में। अब आप समझिए कि जनजातीय वर्ग की अपनी कुछ परंपराएं हैं। जनजातीय जो वर्ग है वो अलग तरीके से कृषि करता है, अलग तरीके का। वहां पर जनजातीय वर्ग को कतई अच्छा नहीं लगता आपकी तरह बर्गर और पिज्जा खाना। उसके जो खाने का सामान यदि वो जुटाता है तो वो उसी जंगल से जुटाता है। इतनी बात क्लियर? मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि जनजातीय एक मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा कि आपको, कि जंगलों में रहने वाले लोग जो अपनी पारंपरिक का मतलब क्या है यहां पर? अब यानी उनके प्राचीन समय से जो रीति रिवाज चलती आ रही हैं, उन्होंने अपने आप को उस दौर में नहीं डाला है जैसा कि हम लोगों ने डाल लिया है। हमें क्या है, हमें तो मोबाइल भी चाहिए, लेकिन इनको मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि इनका विकास सरकार कर रही है, इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। इसीलिए तो संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन नाम का एक शब्द आया है, इनको मुख्य धारा से जोड़ने के क्रम में। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं इतिहास। अब मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहूंगा। यहां पर हम पढ़ रहे हैं इतिहास, यानी हिस्ट्री। इस चीज को इतना समझ लीजिए कि हिस्ट्री में एक विद्रोह किया थे, यानी कुछ समूहों ने, जनजातियों के कुछ समूहों ने विद्रोह किए थे। अब वो विद्रोह किसके खिलाफ किए थे? अंग्रेजों के खिलाफ किए थे। उसके पीछे के कारण क्या थे? क्यों भाई? जब कोई व्यक्ति, हम विद्रोह पढ़ रहे थे, 1857 का विद्रोह पढ़ा हमने, उसके बाद में किसान आंदोलन पढ़े, यानी किसानों के विद्रोह पढ़े, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये विद्रोह क्यों होते थे। यानी किसी एक वर्ग का आप शोषण करेंगे तो वो वर्ग विद्रोह करने के लिए उतारू होगा। अब भारतीय किसानों के प्रति करेंगे तो किसान विद्रोह करेंगे। यदि आप किसानों के प्रति शोषण की भावना रखेंगे, यानी उन्हें शोषित करेंगे, तो किसान निश्चित ही विद्रोह करने पर उतारू होंगे। ठीक उसी प्रकार से जनजातियों का शोषण किया जा रहा था। अब जनजातियों का शोषण कैसे किया जा रहा था? अब ये जंगल में रहते हैं, यदि कोई व्यक्ति, बाहरी शक्ति आती है और उन जंगलों को काटने का आदेश ये क्या करते हैं कि जो बाहरी शक्ति है इनके जंगलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है। यह एक बहुत प्रचलित
जिसे कहते हैं, वो एक कृषि करती है जिसका नाम है दहन एवं कर्तन एवं दहन कृषि। झूम कृषि आपने सुना होगा। कर्तन एवं दहन कृषि का दूसरा नाम है झूम कृषि। यानी कि ये पहले क्या काम करते हैं, जंगलों को काटते हैं और जंगलों के काटने में यानी जो राख होती है उस राख की उपजाऊता को लेकर के और उसमें कृषि करते हैं। जब वो उसका जो फर्टिलाइजेशन, जो फर्टाइल भूमि है वो अगर खत्म हो जाती है तो यही प्रक्रिया वो दूसरी जगह करते हैं जाकर के। तो यहां पर अंग्रेजों ने देखा कि इस प्रकार से तो वनों को ये खराब कर रहे हैं। पहला कारण ये हो गया कि इन्होंने वनों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यानी हम लिख लेते हैं, यहां हम पूछ रहे हैं कि हम कह रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। हम कारण पढ़ रहे हैं जनजातीय विद्रोह का क्यों हुआ था। पहला कारण था कि अंग्रेजों का वनों में, वनों का मतलब जंगलों में, वनों लिख लीजिए, हस्तक्षेप। अभी मैप के माध्यम से पढ़ेंगे हम, ये सभी चीजों को लोकेट करेंगे कि संथाल विद्रोह कहां हुआ था, मुंडा विद्रोह कहां हुआ था। पहले इसके कारण समझ लेते हैं। अंग्रेजों का वनों में हस्तक्षेप, ठीक, जल्दी जल्दी समझते हैं। दूसरा कारण क्या था कि इनकी कुछ प्रथाएं होती थी। मान के चलिए एक प्रथा ले लेते हैं, नरबली प्रथा। यानी नरबली मतलब नर की बलि देना। ये लोग अपने आप में यानी एक बलि की प्रथा थी इनके यहां। अंग्रेजों ने देखा दिस इज अ मर्डर, यानी कि ये तो एक मर्डर है, ये तो एक क्या है बताइए। अगर कोई व्यक्ति मर्डर करेगा और अंग्रेज आकर के देख रहे हैं, मर्डर का मतलब नरबली, नर की बलि देना, तो यानी कि इनकी पारंपरिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, ठीक है। तीसरा कारण बड़ा कॉमन था, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे वो 57 की क्रांति से संबंधित हो और चाहे वो जनजातियों से संबंधित हो। यानी जमींदारों द्वारा, ये जमींदार बड़ा शब्द भारतीय इतिहास में बड़ा ऐसा लगा है कि इससे घृणा सी होने लग गई है। आप पढ़ रहे हैं ना, तो इससे घृणा सी होने लग गई है। जमींदारों द्वारा शोषण, करों में वृद्धि, जमीन छीनना, जंगलों में सड़कें बनाना, कुछ भी कर सकते हैं। यानी अब आपको मोटा मोटी आइडिया हो गया कि ये इन्होंने विद्रोह क्यों किया था। इन्हें बिल्कुल कतई पसंद नहीं है कि हमारे यहाँ आकर के कोई विकास करे, सीधा सीधा ये समझ लीजिए। तो ये थे इनके कारण, मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। अब इसे भारतीय नक्शे पर कैसे लोकेट करेंगे हम, यानी कि इसे दिखाएंगे कैसे, इसकी लोकेशन क्या है कि मुंडा विद्रोह अगर झारखंड में हुआ था तो झारखंड है कहाँ। इससे क्या होता है कि आपको एक याद होने का एक सिंपल यानी सबसे सरलतम तरीका यही है। अच्छा भाई, एक भारत का मानचित्र बना लेते हैं, एक छोटा सा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सबसे पहले खोंड विद्रोह कहां हुआ था। खोंड विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, इस वाले क्षेत्र में। ये कौन सा है, उड़ीसा। खोंड विद्रोह हुआ था उड़ीसा वाले क्षेत्र में। इसके बाद में आते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था यहां झारखंड वाले छोटा नागपुर पठार की सीमा में। झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। देखिए यहां इस वाले क्षेत्र में काफी विद्रोह हुए थे। कोल के बाद में संथाल के बाद में मुंडा, संथाल, मुंडा और कोल, ये हुए थे।
झारखंड वाले क्षेत्र में, ठीक, झारखंड मतलब छोटा नागपुर बठार वाले क्षेत्र में, यानी जो संथाल जनजाति थी वो इस वाले क्षेत्र में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश का, इस वाले क्षेत्र में, उड़ीसा में, यानी छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से झारखंड वाले क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद में मुंडा विद्रोह, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह तो आप ज्योग्राफी में भी टर्म सुनते हैं कि खासी कहाँ पर है, मेघालय में। गारो खासी जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ सुनी होंगी आपने, तो खासी पहाड़ी यानी खासी पहाड़ी मेघालय में है, तो मेघालय में यह विद्रोह हुआ। मेघालय के बाद में रामोसी विद्रोह और नागा विद्रोह। रामोसी विद्रोह जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में नागा विद्रोह जो हुआ था वो मणिपुर में हुआ था, यहां इस वाले क्षेत्र में, मणिपुर में नागा विद्रोह या मणिपुरी विद्रोह भी कह देते हैं। तो एक बार रिकॉल करते हैं, रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में, उड़ीसा में खोंड विद्रोह, मेघालय में खासी विद्रोह, यहां मैंने खासी नहीं लिखा है, खासी विद्रोह, यानी मेघालय में क्या है कि 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मिक्की, रेगमा, ऐसे करके कई बहुत सारी मेघालय में है, मुख्य रूप से 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया। ये पहाड़ियों के भी नाम हैं और जनजातियों के नाम भी यही हैं। तो खासी पहाड़ी जो है, खासी जनजाति ने विद्रोह किया था, ये कहां पर है, मेघालय में। और ये जो हुए थे वो झारखंड वाले क्षेत्र में हुए थे, झारखंड और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोल, संथाल एक बार मन में रिवाइज कीजिए अपने। कोल, संथाल, मुंडा कहाँ पर, झारखंड में, रामोसी महाराष्ट्र में, नागा जो हुआ था वो मणिपुर में हुआ था, और खोंड जो हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद में इनके बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं, स्पीड से जानेंगे क्योंकि समय आपको बोर करने का नहीं है, ये वाला समय जो है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और प्री में इससे क्वेश्चंस इनडायरेक्ट फैक्ट उठ करके आ जाते हैं। कुछ विद्रोह इसमें मेंस के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है, वो आप पढ़ लेंगे। अभी क्या है कि अभी हम इसकी रफ्तार जो है, यानी इतिहास को पढ़ाने की रफ्तार का मतलब है कि पढ़ाने का जो पैटर्न है अभी कम ही रखेंगे। जैसे ही ये आंदोलन खत्म होते हैं इसका जो रूप है वो विकराल हो चुका होगा। विकराल का मतलब है इन द डिटेल पढ़ाएंगे फिर आपको बहुत ज़्यादा, यानी आपके जो सहायता करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा मेंस के दृष्टिकोण से नहीं, सहायता करेगा किसमें, मेंस में, क्योंकि आपके पास में डेटा होता है तो आपको लिखने में सहूलियत होती है ना। खोंड एवं सवार विद्रोह, तो इसे पढ़ेंगे बहुत आराम से। सरकार, कारण क्या था कि सरकार द्वारा नए करों का लगाने का भय, यानी यही कारण हमने देखा अमूमन सारे विद्रोह में यही कारण था, सरकार द्वारा नए करों का लगाने का भय, ठीक है। इसके बाद में नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध। नरबलि प्रथा मैंने बताया था कि उनकी जो नरबलि जो दिया करते थे वो, उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था किसने, अंग्रेजी सरकार ने। इसका अच्छा नेतृत्व किसने किया था, इसका चक्र बिसोई, यानी खोंड जनजाति का चक्र बिसोई नाम के एक व्यक्ति ने किया। और चक्र बिसोई जब लापता हो गया 1855 में लापता हो गया, तब उसके बाद में 1856 से यानी 1 वर्ष बाद राधा कृष्ण दंड सेना, यानी चक्र बिसोई ने तो ये नेतृत्व शुरू की, चक्र बिसोई के नेतृत्व में तो ये आंदोलन शुरू हुआ था। राधा कृष्णन दंड सेना ने, यानी ये अचानक से लापता हो जाता है, पता नहीं चलता है कहाँ गया, तो उसके बाद में राधा कृष्णा दंड सेना ने, हो सकता है ये अंग्रेजों ने उठा लिया हो, कौन, चक्र बिसोई, और मार दिया हो। राधा कृष्ण दंड सेना ने इस विद्रोह को संभाल लिया और उस नए विद्रोह को नाम दिया सवार विद्रोह, यानी इसी क्षेत्र में खोंड वाले जो कर रहे थे, इसी विद्रोह को आगे नाम दिया है सवार विद्रोह, ठीक है। उसके बाद में 1857 में दंड सेना को फांसी दे दी जाती है और यह आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है, यानी इस आंदोलन का दमन कर दिया जाता है। इसके बाद में कोल विद्रोह।
कोल विद्रोह हमने पढ़ा था 1831 से लेकर के 1800 पढ़ा नहीं है, पढ़ रहे हैं, 1831 से 1832 में हुआ था। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये नाम है। नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। किसने? बुद्धो भगत ने। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में। हमने बताया था कि ये भी और ये भी और ये भी, ये तीनों ही छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और छोटा नागपुर के राजा ने आदिवासियों को भूमि न देकर बाहरी लोगों को भूमि देने का काम किया था। यानी छोटा नागपुर का जो राजा था उसने क्या काम किया कि जो जनजाति थी उनको भूमि न दे करके बाहरी लोगों को। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो जनजातीय लोग थे वो बाहरी लोगों को दिकू के नाम से जानते थे। किसके नाम से? दिकू के नाम से। यानी कह सकते हैं, यहाँ एक शब्द और लगा सकते हैं कि छोटा नागपुर का जो राजा था उसने जनजातियों को जमीन न दे करके दिकुओं को जमीन दी थी। इससे नाराजगी जाहिर है उनकी। बुद्धो भगत सहित कई लोग मारे गए और इस विद्रोह का भी दमन हो गया, यानी कोल विद्रोह। मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं आपको छोटे छोटे ग्रुप में बांट करके, ताकि आपको याद हो जाए। यानी पहले मैंने पढ़ाया था आपको किसान आंदोलन, उसके बाद में जनजातीय आंदोलन। मैं चाहता तो इसी में मर्ज कर देता, लेकिन आपके वो फिर हौस-बौस हो जाती है। मैं हौस-बौस तो नहीं करनी है। इसके बाद में आता है संताल विद्रोह। संताल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में हुआ था, यानी 57 की क्रांति से ठीक पहले संथाल विद्रोह हुआ था। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 57 की क्रांति पहले हुई थी। नहीं, 57 की क्रांति से पहले तो ये भी हो गया 1831 से 1832 कोल विद्रोह। संथाल विद्रोह यानी 1855 से 1856। अगर क्वेश्चन क्रम लगाने के लिए पूछेगा कि लगाइए क्रम, तो आपको उस हिसाब से ये डेट याद करने की आवश्यकता है। तो मैं बता देता हूं, संथाल विद्रोह, फिर 1857 का विद्रोह, फिर उसके बाद में आता है नील विद्रोह, जो हमने पढ़ा दिया है आपको किसान आंदोलन के दौरान। बताइए नील विद्रोह कहां हुआ था, अगर आपने पढ़ा है तो? नील विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। क्या मैं सही बता रहा हूं? नील विद्रोह कहां हुआ था? क्या मैं सही बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में हुआ था? आप इस बात का कमेंट में उत्तर देंगे। सिंधु और कान्हू नाम के दो व्यक्ति थे। सिंधु और कान्हू नाम के दो व्यक्तियों के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था, संथाल विद्रोह। महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, वही कारण है, लौट फिर करके वही कारण आ जाते हैं। महाजनों द्वारा अत्यधिक यानी शोषणकारी जो रवैया था, वही कारण लौट फिर करके आ जाते हैं। महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली और पुलिस के भ्रष्टाचार और न्यायालय से इन्हें न्याय न मिलना, ये इनके मुख्य कारण थे। इसीलिए तो इन्होंने सिंधु और कान्हू ने क्या कहते हैं विद्रोह किया था। और इस विद्रोह का परिणाम बहुत खतरनाक था। यानी इन लोगों ने पुलिस स्टेशन, डाकघर, कह सकते हैं रेलवे स्टेशन, उनमें सब में आगजनी की थी। क्या की थी? आगजनी की थी। तो डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी इन्होंने। और 1855 में सिंधु को और तथा 1856 में कान्हू को पकड़ लिया था। इसके बाद में आता है मुंडा विद्रोह। यह हुआ था 1899 से 1900। ठीक है, यह किया था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा एक प्रचलित व्यक्ति हैं और इसका तो मुंडा विद्रोह रहा, संथाल विद्रोह रहा। क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाएगा कि संथाल विद्रोह बताइए, संथाल विद्रोह के 57 की क्रांति पे क्या प्रभाव पड़े। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह को वर्णन कीजिए, कुछ भी आ सकता है। मैं बता रहा हूँ ये मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह 1899 से, हालांकि ये अभी मेंस की क्लास नहीं चल रही है, आपके प्री के दृष्टिकोण से ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको मेंस की क्लास देखनी है, यानी आपको यूपीएससी पीसीएस की मेंस की क्लास देखनी है, तो आप पॉलिटी वाली क्लास देखिए। उसमें बड़ा डिटेल से हम धीमे धीमे बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। जो आप शुरू की 3 वीडियो देखेंगे वो तो जैसे सभी लोग पढ़ा रहे हैं ठीक वैसे ही पढ़ी हुई हैं।
जैसे सभी यूट्यूब पे तुम्हें ऐसा जो कंटेंट है वो सभी यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन तीसरी वीडियो के बाद में या तो चौथी वीडियो आप देखेंगे तो आपको कुछ नया मिलेगा उसमें, तब आपको महसूस होगा कि ये पूरे यूट्यूब में, आप पूरे यूट्यूब पे खगाल लेना, नहीं मिलेगा, गारंटी है। बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह कहाँ से हुआ था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। अच्छा, मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी। अब देखिए खूंट कट्टी क्या होता है, आप समझिए इस चीज़ को। खूंट कट्टी होता है सामूहिक रूप से ये खेती करते हैं तो उसे खूंट कट्टी बोला जाता है। खूंट कट्टी का जमींदारी में परिवर्तन, यानी ये इन्होंने जो खूंट कट्टी जो व्यवस्था थी, ये सामूहिक रूप से खेती किया करते थे, उस पर भी क्या कर रहे हैं, ये जमींदारी व्यवस्था को लगा रहे हैं, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। उलगान विरोध के रूप में, अच्छा इसे किस विद्रोह के रूप में जानते हैं? उलगान विरोध के रूप में भी जानते हैं। उलगान विरोध यानी मुंडा विरोध को दूसरा नाम क्या है? उलगान विरोध। ठीक है। अंत में बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी हो गई और आंदोलन को दबा दिया गया। परिणाम ये हुआ, कुछ इसमें सुधार हुए, खूंट कट्टी अधिकारों को मान्यता मिल गई और बैठ बेगारी होती है जबरदस्ती बेगारी करवाना, किसी चीज़ की जबरन बेगारी करवाना, जबरन काम करवाना, और बैठ बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यह आंदोलन समाप्त हो गया। खासी विद्रोह मैंने बताया था मेघालय में हुआ है। खासी एक जनजाति और पहाड़ी दोनों का नाम है। 1827 से 1833 के बीच में हुआ था, मेघालय में हुआ। तीरथ सिंह इसके नेतृत्व करता थे। अच्छा, ये जो खासी जनजाति है वो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर रहती है लगभग, इसका वहाँ पर अधिकार है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि सड़क बनाने को लेकर यह विद्रोह हो गया, यानी अंग्रेजी सरकार सड़क बना रही होगी इस समय, तो यहाँ पर विद्रोह इन लोगों ने कर दिया। ठीक है। इसके बाद में आता है रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था। हमने मैप के माध्यम से वहाँ पढ़ा था। अच्छा, मैप के माध्यम से हमने पढ़ा था, और ये महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में, कहाँ? सतारा क्षेत्र में। चित्तर सिंह, दो व्यक्ति थे, देखो नाम भी खतरनाक है इनके, चित्तर सिंह नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर, ये एक नाम है। नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ये एक नाम है और चित्तर सिंह एक नाम है, यानी दोनों ही व्यक्ति जो थे उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व किया और साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों व अकाल से परेशान थे, यानी अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति से और अकाल से ये परेशान थे, इस वजह से इन्होंने विद्रोह किया। नागा विद्रोह आपको पता है, मैंने बताया था मणिपुर में हुआ था, यानी मणिपुरी विद्रोह भी कह देते हैं इसे। रोंगमई जदोनांग के नेतृत्व में ये हुआ था। जदोनांग को फांसी की सजा, यानी पकड़ करके फांसी की सजा दे दी गई थी। उसके बाद में 17 वर्षीय युवती ये नाम देखिए, गेडिन नल्ल्यू। क्या? गेडिन नल्ल्यू नाम जो है बड़ा प्रचलित नाम है इतिहास में। क्यों है? क्योंकि इसने अपने ये वाले आंदोलन को किससे? गांधी जी के आंदोलन से जोड़ दिया था। कौन से आंदोलन से? असहयोग आंदोलन से। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन बन जाता है कि किसने असहयोग आंदोलन से अपने आंदोलन को जोड़ दिया था? वो थे गेडिन नल्ल्यू। ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि इसे रानी की उपाधि प्रदान की गई थी। तो रानी की उपाधि प्रदान की गई थी तो किसके द्वारा प्रदान की गई थी? वो प्रदान की गई थी जवाहरलाल नेहरू, यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा और आजाद हिंद फौज द्वारा। आजाद हिंद फौज द्वारा इसे रानी की उपाधि प्रदान की गई थी। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में कुछ जन आंदोलन, यानी क्षेत्र विशेष में कुछ जन आंदोलन हुए थे, उनका एक वीडियो छोटा सा बहुत मामूली सा आएगा। उसके बाद में हम अपनी धार्मिक आंदोलन यानी धार्मिक सुधार जो हुए थे उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे इतिहास में। और हमारा पॉलिटी जो है, और उस पॉलिटी में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हाँ, संविधान के प्रकार पढ़ेंगे, यानी संविधान कितने टाइप्स का हो सकता है किसी भी देश का। ठीक है। तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको सूचित कर देता हूँ यहीं पर, पॉलिटी की 3 वीडियो ऐसी ही हैं,
जो नॉर्मल सभी तरह की होती हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन जो अब तीसरी वीडियो यानी चौथी वीडियो के बाद में एक अच्छा पैटर्न आपको मिलेगा। धन्यवाद।